हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का प्लांट मॉर्फोलॉजी के थर्ड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में ऐसे जाना होगा कि मॉर्फोलॉजी का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम पुष्प के विभिन्न भागों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे परागण को, कि परागण क्या होता है। ये भी पुष्प से संबंधित एक घटना होती है जिसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की भी हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे परागण क्या होता है। देखो, आपने पिछली क्लास में ऐसे जाना होगा कि पराग कोष होता है। पराग कोष क्या होता है, कैसा होता है, ऐसा हम यहाँ से पढ़े ही थे कि आपके पास ऐसा फूला हुआ भाग होता है, पुंकेसर का फूला हुआ ऊपर की तरफ जो भाग होता है जिसे पराग कोष कहते हैं। और एक हमने यहाँ से किसके बारे में पढ़ा था, एक हमने यहाँ पढ़ा था किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था। स्त्री केसर का ये ऐसा फूल, ये नलिका नुमा संरचना, ऊपर की तरफ ऐसे कीप नुमा संरचना होती है। ऐसे हमने, ये तो क्या होता है, ये तो किसका चित्र है, ये तो चित्र है किसका, पुंकेसर का। ये तो किसका है, पुंकेसर का। ये चित्र है किसका, स्त्री केसर का। किसका है, स्त्री केसर का। और ऐसा हम पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग कहलाता है, स्त्री केसर जो होता है पुष्प का मादा जननांग भाग कहलाता है, मादा भाग कहलाता है कहने का मतलब। और इस पुंकेसर में यहाँ जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं क्या, पराग कोष। क्या कहते हैं, पराग कोष इसे कहा जाता है, पराग कोष कहा जाता है। और ये जो भाग होता है किसका, ये भाग होता है स्त्री केसर का। इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखो परागण क्या होता है। इस पराग कोष में अंदर क्या स्थित होते हैं, इस पराग कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। मैंने पराग कण कहा है, मैंने परागण नहीं कहा है। मैंने क्या कहा, यहाँ पराग कण कहा है। तो देखो परागण की क्रिया क्या होती है। पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहते हैं क्या, परागण कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, पराग कोष से पराग कणों का, पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहा जाता है क्या, इस क्रिया को कहा जाता है परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, मतलब पोलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। परीक्षाओं में आपको बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि पराग कण कहाँ स्थित होते हैं, पराग कण कहाँ स्थित होते हैं, पराग कोष में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं, पराग कोष में स्थित होते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो ऐसा हम यहाँ से लिख भी सकते हैं। देखिएगा अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसकी परिभाषा देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, क्या लिखेंगे, पराग कोष से, पराग कोष से पराग कणों का, पराग कोष से पराग कणों का, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, परागण कहा जाता है, परागण कहा जाता है। ठीक है ना, परागण कहा जाता है। तो परागण क्या हुआ, देखो पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हमने क्या कहा, परागण। मैंने इस बात को आपको चित्र की सहायता से भी समझा दिया कि परागण क्या होता है। पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को परागण कहते हैं। और इस पराग कोष से पराग कणों का, देखो पीछे की तरफ वापस चलते हैं, यहां से पराग कणों का यहां तक पहुंचने के लिए माध्यम अलग अलग हो सकता है। वो माध्यम हवा हो सकती है, वो माध्यम कोई कीट पतंग हो सकते हैं, वो माध्यम बरसात का जल हो सकता है, आदि इसके माध्यम बन सकते हैं जो पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे कि पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचने वाले जो पराग कण जो होते हैं,
इनको परागकणों को पहुंचाने के लिए माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? इनके लिए माध्यम देखो क्या क्या हो सकते हैं। माध्यम हवा हो सकती है। क्या हो सकती है? माध्यम यहाँ हवा बन सकती है। क्या बन सकती है? माध्यम हवा हो सकती है। माध्यम पानी हो सकता है। माध्यम बरसात का जल हो सकता है। बरसात का जल हो सकता है। भंवरे हो सकते हैं। भंवरे हो सकते हैं। आदि इनके माध्यम हो सकते हैं। आदि के द्वारा आदि के द्वारा परागकण आदि के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। आदि के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? इनके माध्यम अलग अलग होते हैं, ऐसा आप यहाँ से जान ही चुके हैं। पहुंचते हैं, ठीक है ना? हवा, पानी, बरसात का जल हो गया, भंवरे हो गए, आदि के द्वारा परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? तो इनके बारे में अपने यहाँ से जान ही लिया होगा। देखो, अब हम आगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है परागकण के बारे में, कि जो आपके पास जो परागण होते हैं इनकी इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। देखो, इसकी देखो अन्य बातें क्या-क्या आएँगी। जैसे देखो, हमने पिछली स्लाइड में परागण के बारे में पढ़ा कि परागण क्या होता है। अब देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट के दौरान आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि पक्षियों के द्वारा होने वाली परागण की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं क्या? ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। वहाँ भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा कि पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो आप यहाँ से ध्यान रखें, पक्षियों के द्वारा पक्षियों के द्वारा पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को होने वाले परागण को परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक है ना? पक्षियों के द्वारा होने वाले जो परागण होता है उसको तो क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसके अलावा देखो, वायु के द्वारा भी होता है। वायु के द्वारा या हवा के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसको कहते हैं क्या? एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वायु के द्वारा वायु के द्वारा होने वाले वायु के द्वारा होने वाले परागण को परागण को वायु के द्वारा होने वाले परागण को एनीमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमोफिली एनीमोफिली कहा जाता है। एनीमोफिली कहा जाता है। एनीमोफिली कहा जाता है। ठीक है ना? ये दो बातें हो गई। देखो, एक तो हमने यहाँ से पढ़ा किसके बारे में? ऑर्निथोफिली की। ऑर्निथोफिली क्या होता है? पक्षियों के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। और हवा या वायु के द्वारा जो होने वाला जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस परागण को हमने क्या कहा? एनीमोफिली कहा। इसके अलावा एक बात और आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा, जो छोटे जो कीट पतंग जो होते हैं, इस कीट पतंग के द्वारा होने वाला जो परागण होता है जिसे हम कहते हैं क्या? एंटीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमोफिली कहते हैं। तो ऐसा आप यहाँ से ध्यान रखें कि एंटीमोफिली क्या होता है। एंटोमोफिली क्या होता है? कीट पतंग के द्वारा कीड़े मकोड़े आदि के द्वारा आदि आदि के द्वारा आदि के द्वारा होने वाले परागण को आदि के द्वारा होने वाले आदि के द्वारा होने वाले परागण को आदि के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोनोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे उसको तो क्या कह रहे थे हम? एनीमोफिली कहते हैं, और इसको कहते हैं एंटोमोफिली एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। विज्ञान की शाखाओं के टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जहां कहीं भी पक्षी आएगा उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है ऑर्निथोलॉजी। जहां हवा होती है उसके लिए काम में लिया जाता है एनिमो वर्ड। और
जहाँ छोटे कीट पतंग की बात की जाती है वहां काम में लेते हैं क्या, एंटोमो। क्या लेते हैं, एंटोमो शब्द वहां काम में लेते हैं। तो छोटे कीट पतंग के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। एंटोमोफिली कहा जाता है। एक बात और आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसके बारे में भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरिप्टोफिली कहते हैं। तो ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे कि चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण, होने वाला परागण क्या कहलाता है। यदि ऐसा यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा आप विद इन सेकेंड ही अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे चेरेप्ट्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, चेरेप्ट्रोफिली कहते हैं। चेरेप्ट्रोफिली कहते हैं। फिली कहाँ जाता है। देखो हमने पीछे भी ऐसा पढ़ ही लिया है कि वायु के द्वारा जो पक्षियों के द्वारा होता है उसे तो क्या कहते हैं, ओर्निथोफिली कहते हैं। वायु या हवा के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनिथोफिली कहते हैं। और जो कीट पतंग छोटे जीवों के द्वारा होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। और यदि परीक्षा में चमगादड़ के बारे में पूछा जाए तो चमगादड़ के बारे में हम बता सकते हैं चेरेप्ट्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, चेरेप्ट्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, चेरेप्ट्रोफिली कहलाता है। चेरेप्ट्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, चेरेप्ट्रोफिली कहलाता है। ठीक है ना। तो चमगादड़ के बारे में पूछा जाए तो ऐसा आप यहाँ से बता ही सकते हैं। अब देखो, अब हम आगे परागण के प्रकार को पढ़ेंगे कि परागण के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे। तो जो परागण जो होता है ये परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। एक तो कौन होता है, क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और एक कहलाता है परपरागण। क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। देखो यहाँ शब्दों को ही आप यहाँ से पकड़ें कि सव यानी क्या होता है, परपरागण यानी क्या होता है, क्योंकि इनके आधार पर ही यहाँ से छोटी छोटी सी बातें हमारे पास निकल के आएंगी। उनको आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। देखो स्वपरागण, तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि परागण क्या कहलाता है। परागण कहलाता है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने वाले जो पराग कण होते हैं उन उस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। और पहुंचने की क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक को तो हम क्या कह रहे हैं, स्वपरागण कह रहे हैं, और एक को हम क्या कह रहे हैं, परपरागण कह रहे हैं। अब यदि स्वपरागण के बारे में पूछा जाए तो स्वपरागण के बारे में हम क्या बता सकते हैं। देखो इस चित्र की सहायता से ही समझना। एक पौधा है, इस पौधे पे ये कोई पुष्प लग रहा है। इस पुष्प में एक तो मेल भाग है, मतलब मादा भाग है, और एक नर भाग है। एक तो मादा भाग है और एक नर भाग है, फीमेल भाग है और एक मेल भाग है। अब मेल भाग को तो हम मादा भाग को तो क्या कहेंगे, मादा भाग को तो क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और फीमेल जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पे क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर में मुख्य जनन वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, परागकण होता है। कौन होता है, परागकण होता है। ठीक है ना, कौन होता है, परागकण। और स्त्री केसर, स्त्री केसर के जो ऊपर जो सबसे ऊपर की तरफ जो भाग होता है उसको हमने क्या कहा, उसको हमने क्या कहा, वर्तिकाग्र कहा। क्या कहा, वर्तिकाग्र कहा। यदि स्वपरागण, स्व यानी एक ही, स्व यानी क्या होता है, समान ही। परागण की क्रिया आप जान ही चुके हैं, स्व, स्व यानी खुद का, एक ही। अब देखो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एक ही पौधे के पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच, एक ही पौधे का जो पुष्प हो गया, एक ही पौधा होना चाहिए। पुष्प चाहे से कैसा ही हो उसका, चाहे से दूसरा पुष्प हो चाहे से एक ही पुष्प हो, एक ही पुष्प के पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच जो परागण की जो क्रिया होती है, इस परागण की क्रिया को कहते हैं क्या, स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे किसके बारे में, यहाँ से हम लिखेंगे, ऐसा तो आप चित्र की सहायता से समझ ही पाए होंगे।
और अब हम यहाँ से लिखेंगे देखो इसकी, और हम यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक ही पौधे के, एक ही पुष्प के, एक ही पुष्प के पुंकेसर, एक ही पुष्प के पुंकेसर व एक ही पुष्प के पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच, पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच, स्त्री केसर के बीच परागण की क्रिया, परागण की क्रिया स्वपरागण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वपरागण कहलाती हैं, स्वपरागण कहलाती हैं। ऐसा तो आप जान चुके हैं, देखो यहाँ से स्वपरागण क्या होता है। एक ही पुष्प के पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच जो परागण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को तो हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब बात रही पर परागण की। पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। यहाँ मैंने आपको चित्र में भी ऐसे समझाया था कि एक ही पुष्प जो होता है, इस पुष्प के जो अलग अलग जो भाग होते हैं, उन अलग अलग भागों में देखो दो जनन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। तो इन भागों के बीच जो परागण की जो क्रिया होती है, लेकिन पुष्प एक ही होना चाहिए, एक ही पौधा होना चाहिए और पौधे का पुष्प होना चाहिए। वो कोई सा ही हो, चाहे से एक हो चाहे से उसका दूसरे वाला पुष्प हो, लेकिन पौधा एक ही होना चाहिए। उसके मध्य जो परागण की क्रिया होती है वो तो कहलाती है क्या? स्वपरागण। पर परागण किसे कहते हैं? देखो पर परागण, जो पर परागण जो होती है, इस परागण में क्या होता है? एक पौधे का स्त्री केसर व दूसरे पौधे के पुंकेसर के बीच जो परागण की जो क्रिया होती है, यानी कि दूसरा पौधा होना चाहिए उसके लिए। यहाँ तो एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों पे हो रहा था, लेकिन पौधा एक ही होना चाहिए। यहाँ आपके पास क्या होता है? एक पौधे का पुंकेसर व दूसरे पौधे का स्त्री केसर के बीच जो परागण की क्रिया होती है, उसे हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं। देखो इसके बारे में क्या लिखेंगे? एक पौधे का, एक पौधे का पुंकेसर, पुंकेसर वह एक पुष्प का, एक पुष्प का पुंकेसर वह दूसरे पुष्प का, दूसरे पुष्प का स्त्री केसर भाग के मध्य, स्त्री केसर के मध्य, स्त्री केसर के मध्य परागण की क्रिया, परागण की क्रिया, परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण, पर परागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या था? स्वपरागण में था एक ही पुष्प के पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच परागण की क्रिया स्वपरागण कहला रही थी। लेकिन पर परागण में क्या हो गया? एक पुष्प का पुंकेसर और दूसरे पुष्प का स्त्री केसर के मध्य जो परागण की जो क्रिया होती है, उसे हमने क्या कहा? उसे हमने क्या कहा? परागण कहा। क्या कहा? परागण। लेकिन ये जो पुष्प है, एक पुष्प का पुंकेसर दूसरे पुष्प का, लेकिन उसमें पौधा भी अलग अलग होना चाहिए। एक पौधे के पुष्प का पुंकेसर और दूसरे पौधे के पुष्प का क्या? स्त्री केसर। यहाँ पौधे अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पौधा एक ही होगा। एक पौधे के पुष्पों पे ये क्रिया होगी और पर परागण की क्रिया होगी, इसके लिए दो पौधे होंगे और दो पौधों का दो आपके पास क्या होंगे? पुष्प, जिसमें एक का स्त्री केसर दूसरे का पुंकेसर भाग लेगा। तो ऐसा आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा? एक पुष्प, एक पौधे का पुष्प, एक पौधे का, एक पौधे का पुष्प और दूसरे पौधे का, दूसरे पौधे का, दूसरे पौधे का, आप यहां से ऐसे लिख लें। दूसरे पौधे का पुष्प हो, उसका कौन सा भाग? उसका स्त्री केसर के भाग के मध्य परागण की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? पर परागण कहलाएगी। अब देखो स्वपरागण जो होता है, स्वतः जो परागण होता है, ये स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्वपरागण? स्वपरागण, स्वपरागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो जिसे हम कहते हैं क्या? ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगोमी, ऑटोगैमी कहते हैं।
ऑटोगैमी कहते हैं। और जो दूसरा जो स्वपरागण का जो दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं क्या? जाइटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइटोगेमी कहते हैं। जाइटोगेमी कहा जाता है। ठीक है ना? इतना हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। ऑटोगैमी और एक हमने पढ़ा क्या? जाइटोगेमी। अब ऑटोगेमी क्या होता है? देखो चित्र की सहायता से इसे समझना। चित्र की सहायता से ऑटोगेमी किसे कहते हैं? एक ही पौधे का एक ही पुष्प के मध्य जो परागण की क्रिया होती है, एक ही पौधा हो और उस पौधे के एक ही पुष्प हो, उस एक पुष्प पर होने वाली जो परागण की क्रिया होती है उसे तो कहते हैं क्या? ऑटोगेमी कहते हैं। और जाइटोगोमी जो होता है, ये जाइटोगोमी क्या होता है? एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प हो, पौधा एक ही हो लेकिन उसके पुष्प क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? जाइटोगेमी कहते हैं। जैसे मैं चित्र आपको ऐसे बना के दिखा दूं, ये इसका कोई पुष्प है, इस पुष्प का एक तो मादा भाग है और एक इसका क्या? नर भाग है। इस दोनों के मध्य जो क्रिया होती है उसके तो हम क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। या इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, एक ही पुष्प के एक ही एक ही पौधे के एक ही पौधे के एक ही पुष्प के मध्य एक ही पुष्प में परागण जो होता है वो कौन सा होता है? ऑटोगोमी होता है। एक ही पौधा हो और उसका एक ही पुष्प हो, उसमें जो परागण होता है वो तो कौन सा होता है? ऑटोगोमी प्रकार का, यानी कि सवते परागण होता है। और पर परागण में सव परागण में दूसरा प्रकार क्या आया? जाइटोगेमी आया। इस जाइटोगेमी में क्या होता है? पहले तो आप चित्र बना के आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो ये तो एक पुष्प का मादा भाग हो गया। कैसा भाग हो गया? मादा। ये कोई एक ही पौधे का दूसरा पुष्प हो गया। इस दूसरे भाग का क्या हो गया? नर और मादा भाग। इसमें अलग अलग हो पुष्प, क्या हो? अलग अलग। एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य एक ही पौधे के एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प, अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण के मध्य परागण। एक का तो नर भाग हो और दूसरे का कौन सा भाग हो? मादा भाग हो। उसे क्या कहते हैं? जाइटोगोमी कहते हैं। ऐसा आपने यहाँ से जान ही लिया है। देखो एक ही पौधे के दो फूलों के मध्य, आप ऐसा भी कह सकते हैं एक ही पौधे के एक फूल या पुष्प के मध्य परागण, और एक ही पौधे के अलग अलग एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के मध्य जो परागण होता है वो होता है कैसा? जाइटोगेमी प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ से आपने पढ़ ही लिया है इतनी बातों को कि परागण क्या होता है, किसके द्वारा कौन सा परागण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परागण के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा आपने यहाँ से पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ते हैं, देखो जो पुष्प जो फूल जो होते हैं वो फूल दो प्रकार के होते हैं, एक तो एकलिंगी कहलाता है और एक द्विलिंगी कहलाता है। एकलिंगी का मतलब क्या होता है और द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, ऐसा हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो तो फूल जो होते हैं, ये फूल कितने प्रकार के होते हैं? फूल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फूल दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकारों में जिनमें से एक तो कौन सा आ गया है हमारे पास, एक तो कौन सा आया हमारे पास, एक तो आया कौन सा? एक लिंगी। एक तो कौन सा आया? एक लिंगी आया, एक लिंगी। और दूसरा जो होता है, दूसरे को कहते हैं क्या? द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, एक लिंगी एक लिंग हो मतलब, द्विलिंगी जिसके ऊपर दो लिंग हो। और पुष्प जो फूल जो होता है, इस फूल में नर जो भाग होता है वो अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। नर भाग को हमने क्या कहा? नर भाग को हमने पुंकेसर कहा, मादा भाग को हमने क्या क्या कहा? स्त्री केसर कहा। तो एक लिंगी का मतलब तो क्या होता है? देखो एक लिंगी किसे कहा जाता है, एक लिंगी किसे कहा जाता है, ऐसा हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो एक लिंगी होता है, एक लिंगी का मतलब यह होता है कि वह पुष्प जिसमें या तो स्त्री केसर हो या क्या हो, पुंकेसर, दोनों में से एक ही पाया जाता हो, उसे तो क्या कहते हैं? इस एक लिंगी कहते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसके बारे में, वह पुष्प वह पुष्प जिसमें वह पुष्प जिसमें या तो स्त्री केसर हो, दोनों लिंगों में से कोई एक लिंग उपस्थित हो उसके पास,
वह पुष्प जिसमें या तो स्त्री केसर हो, या तो स्त्री केसर हो, या फिर पुंकेसर हो, या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, उसे हम कहते हैं कौन सा? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब दोनों लिंगों में से कोई एक लिंग उपस्थित हो उसके पास, या तो उसके पास क्या हो? स्त्री केसर हो, या उसके पास क्या हो? पुंकेसर। दोनों लिंगों में से कोई एक लिंग उसके पास उपस्थित हो, तो उस पुष्प को तो कहते हैं हम क्या? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहते हैं? एक लिंगी पुष्प उसे हम कह सकते हैं। उदाहरण उदाहरण यदि हम दें तो इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं। जैसे देखो, इसका उदाहरण देखो हम क्या लिखेंगे। इसका उदाहरण हम एक लिंगी पुष्प का उदाहरण लिख सकते हैं तरबूज। इसके उदाहरण एग्जाम्पल मैं यहां से लिख दूं, एक तो होता है तरबूज, और एक मेनली आप ध्यान रखें पपीता का। जो पपीता जो होता है, इस पपीता का पुष्प भी एक लिंगी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी। मतलब दोनों लिंगों में से कोई एक लिंग उपस्थित हो, या तो स्त्री केसर हो और या पुंकेसर हो। स्त्री केसर मादा जननांग भाग होता है, मादा लिंग होता है, और इस जो पुंकेसर होता है वो नर का प्रकार होता है, मतलब पुष्प का नर भाग होता है। अब द्विलिंगी में जब आपने स्त्री केसर और पुंकेसर की ये एक लिंगी वाली बात आपने पढ़ी ली है, तो अब देखो इसमें कोई समस्या नहीं है। द्विलिंगी में वह पुष्प जिसमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों पाए जाते हों, उस पुष्प को कहते हैं क्या? द्विलिंगी। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? वह पुष्प वह पुष्प जिसमें वह पुष्प जिसमें पुंकेसर पुंकेसर व स्त्री केसर पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों जनन भाग पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसे उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में आपने जान ही लिया होगा। एक लिंगी मतलब उसके ऊपर एक लिंग हो, या तो पुंकेसर हो या उसके पास क्या हो? स्त्री केसर हो। और द्विलिंगी में वह पुष्प जिसमें दोनों लिंग हो एक साथ उपस्थित हो, पुंकेसर भी हो उसके पास और उसके पास स्त्री केसर भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे हमने एक लिंगी का मेनली उदाहरण आपको इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। पपीता पपीता कैसा उदाहरण होता है? एक लिंगी का उदाहरण होता है। और द्विलिंगी का उदाहरण हम इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं किसके बारे में? सरसों। सरसों जो होता है, इस सरसों का जो फूल होता है, सरसों का जो पुष्प होता है, वो द्विलिंगी होता है। इसके अलावा हम कपास लिख सकते हैं, भिंडी लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ये दो याद रखने हैं। द्विलिंगी में सरसों पता रखनी है, और एक लिंगी में पता रखना है किसके बारे में? पपीता के बारे में पता रखना है। पपीता का फूल एक लिंगी होता है, और सरसों का जो फूल होता है वो द्विलिंगी का प्रकार होता है। ऐसा हमने यहाँ से पढ़ लिया है कि परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। ऐसे छोटी छोटी बातों को हमने यहाँ से जान ही लिया है। अब देखो, अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और हम यहाँ से पढ़ेंगे कि परागण, एक तो परागण में क्या होता है और एक निषेचन में क्या होता है। देखो, एक तो परागण, एक क्रिया तो होती है क्या? परागण। एक क्रिया तो होती है परागण की। परागण तो क्या होता है? और एक क्रिया होती है पौधे में किसकी? निषेचन की क्रिया होती है कि निषेचन क्या होता है। देखो, इन दोनों के बारे में हम यहां से जानेंगे। ठीक है ना? परागण, परागण में तो क्या होता है? परागण में क्या होता है? परागकण। परागण में तो क्या होता है? परागकण और अंडाशय, ये दोनों मिलते हैं। परागकण और अंडाशय ये दोनों मिलते हैं। उसको तो हमने क्या कहा? अंडाशय का भी कौन सा भाग? वर्तिकाग्र वाला भाग। उसमें तो क्या कह रहे थे हम? उसे तो हम कह रहे थे क्या? परागण। और इस क्रिया के द्वारा जब परागकण जब अंडाशय से संयोग करता है, तो इस क्रिया के द्वारा तो क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। जब परागकण जब अंडाशय से मिलता है तो क्या बनता है? फल बनता है। लेकिन ये आपके पास निषेचन की क्रिया है। इस निषेचन की क्रिया में क्या होता है? इस निषेचन की क्रिया में होता है परागकण, परागकण और बीजांड। परागकण और बीजांड ये दोनों मिलते हैं।
जब परागकण और बीजांड मिलते हैं तो इनके फलस्वरूप इनके मिलने से क्या बनता है? बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। तो उस क्रिया को तो कहते हैं क्या? निषेचन। और इस क्रिया को कहते हैं क्या? परागण। परागण की क्रिया में तो क्या हो रहा था? परागकण अंडाशय से मिलता था तो क्या बन रहा था? फल बन रहा था। और परागकण जब बीजांड के संयोग करता है, बीजांड से मिलता है तो क्या बनाता है? बीज बनाता है। ये हमने पिछली क्लास में हम ऐसे पढ़ाई था कि अंडाशय से तो क्या बनता है? आपके पास फल बनता है। और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी में नोट लगाकर भी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पुष्प का अंडाशय वाला भाग तो क्या बनाता है? फल। और अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला जो बीजांड होता है, ये बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। ये इन दोनों की दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको अक्सर यहाँ से पूछी जा सकती है दोनों की दोनों बात। चलिए, अब मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है, यानी कि हमने पुष्प से रिलेटिव सभी पार्टों को पूरा कर चुके हैं। और पुष्प से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन बेहतरीन क्वेश्चनों की मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की यहाँ से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये मालूम हो सके कि एग्जाम में यहाँ से यानी कि पुष्प या फूल से संबंधित किस प्रकार के हमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों को हम फटाक से यहाँ से देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखें तो सबसे पहला देखिए, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो पुष्प होता है, इस पूरे के पूरे पुष्प में क्या पाए जाते हैं। ऐसा हमने पिछले वाली क्लासों में ऐसे जाना ही है कि पुष्प जो होता है, इस पुष्प पे 4 चक्कर पाए जाते हैं, मतलब 4 भाग होते हैं। उस पे क्या होना चाहिए? बाह्य दलपुंज होना चाहिए, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और क्या होता है? जायांग होता है। ये चारों के चारों भाग एक चक्र के रूप में विन्यासित रहते हैं। तो अब देखो, आपको यहाँ क्वेश्चन में सही जवाब क्या बताना था? यहाँ से सही जवाब बताना था पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे पुष्प में क्या पाया जाता है? क्या पुमंग और जायंगी पाए जाते हैं? क्या दोनों भाग पाए जाते हैं कि नहीं? पुमंग और दल पाए जाते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं। पुमंग और दल के अलावा एक आपके पास बाह्य दलपुंज होता है और एक जायांग और बचता है, यानी कि 4 भाग होते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है कि सभी चारों चक्र। बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होता है हमारे, यहाँ से सही जवाब होता है हमारे पास कौन-सा? सभी जो चारों चक्र होते हैं, ये पूर्ण जो पुष्प जो कहलाता है, इस पूर्ण पुष्प में ये चारों चक्र विन्यासित रहते हैं, जिसके हमने क्रम के आधार पे इनका क्रम भी देखा था। चलिए, अगला यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आ ही चुका है, और वो है फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। पुष्प का मादा प्रजनन अंग के बारे में पूछा। ये पिछली ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुष्प का जो मादा प्रजनन जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंडप कहते हैं। उसके देखो अलग अलग नाम मैंने आपको बताया था। उसे अंडप भी कहा जाता है, उसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्त्री केसर भी कहा जाता है, और उसे जायांग भी कहा जाता है। इन तीनों में से कोई एक नाम आपको दिया गया होगा। यहाँ आपके पास दिया गया है क्या? स्त्री केसर। तो यहाँ से सही जवाब होता हमारा पास क्या? स्त्री केसर। जो पुष्प का मादा जो प्रजनन भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ऐसा हमने थ्योरी की क्लासों में बहुत अच्छे वे में वहां से जाना था। चलिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अंडप का एक भाग नहीं है। अंडप, अंडप का मतलब कार्पल, मतलब स्त्री केसर। पर्सन हमें पूछना चाहता है कि स्त्री केसर का भाग कौन सा नहीं है? स्त्री केसर का भाग कौन सा नहीं है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। देखो, स्त्री केसर का भाग कौन सा नहीं है? देखो, आपके पास ऐसा कुछ आ ही रहा था। ये जो था, इस भाग को हम क्या कह रहे थे? इस भाग को हम क्या कह रहे थे? अंडाशय कह रहे थे। और इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जा रहे थे? बीजांड पाए जा रहे थे। ये क्या कहला रही थी? वर्तिका, जिसे स्टाइल भी कहते हैं। और ये कहला रही थी क्या? वर्तिकाग्र कहला रही थी। क्या कहला रही थी? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र भी भाग है, स्टाइल भी भाग है, वर्तिका जिसे कहते हैं। अंडाशय, अंडाशय भी भाग है। पुंकेसर, ये तो पुंकेसर तो पुष्प का नर भाग होता है। कैसा भाग होता है? नर भाग होता है। तो ऐसा हम क्वेश्चन का सही जवाब बता सकते थे कि कौन सा अंडप या स्त्री केसर का एक भाग नहीं है। पुंकेसर अंडप या स्त्री केसर का एक भाग नहीं है। तो इस प्रकार देखो आप,
थ्योरी की क्लासों में शुरू से एंड तक बने हुए थे। तो देखो अब यहाँ से आप यहाँ से क्वेश्चनों को भी यहाँ से कर पा रहे होंगे कि एग्जाम में हम यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी देखो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न था, ये पुंकेसर के भाग हैं। निम्नलिखित में से हमें बताना था पुंकेसर के कौन कौन से भाग थे। मैंने आपको बताया था पुंकेसर के देखो कौन कौन से भाग होते हैं। पुंकेसर का एक भाग होता है कौन सा, तंतु। दूसरा भाग होता है कौन सा, परागकोश होता है। कैसा भाग होता है, परागकोश होता है। और परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ये तीनों के तीनों भाग किसके होते हैं, पुंकेसर के होते हैं। तो प्रश्न में दिया गया परागकोश और अंडाशय नहीं, अंडाशय नहीं होता है। परागकोश तो होता है लेकिन अंडाशय नहीं होता है। अंडाशय तो स्त्री केसर का भाग होता है। परागकोश और पुतंतु बिल्कुल सही जवाब है। परागकोश और पुतंतु यानी कि जिसे हम तंतु भी कहते हैं, फिलामेंट भी जिसे कहते हैं। तो परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग होते हैं। परागकोश तो होता है लेकिन वर्तिका अगर नहीं होता है। यहां से डी ऑप्शन में दिया गया परागकोश और वर्तिका। परागकोश तो होता है लेकिन वर्तिका नहीं होता है। तो इस प्रकार 4 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता है क्या, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। थ्योरी की क्लासों में यदि आपने धैर्यपूर्वक सभी बातों को सुना होगा तो इन क्वेश्चनों को भी आप यहाँ से फटाक फटाक से कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण, परागकण खालिस्तान दिया गया है, किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। देखो इस प्रकार का बहुत ही लल्लू प्रश्न है जो आपको रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया था। और ये टॉपिक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। देखो रेलवे के पेपर में आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि परागकण, परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागकण उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश के द्वारा। तो यहां से हमारा सही जवाब होता है क्या, परागकोश के द्वारा। सही जवाब आप यहां से बता ही सकते थे कि परागकोश के द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी थी। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। उभयलिंगी, उभयलिंगी यानी द्विलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है जिसपे 2 लिंग होते हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था सरसों, सरसों कैसा फूल होता है, द्विलिंगी। और जो पपीता होता है, पपीता एक लिंगी फूल होता है। इसके अलावा वे यहाँ से पपीता के अलावा तरबूज का और नारियल, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये एक लिंगी फूल होते हैं। जबकि जो सरसों होता है, सरसों द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है, इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चनों की मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों पे आप अपनी प्रैक्टिस करें जिससे कि टॉपिक आपके लिए और बेहतर बन सकेगा। और यदि आगामी एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड ही वहां से आप उसका सही जवाब बता सकते हैं। तो उभयलिंगी फूल के रूप में किसे जानते हैं, सरसों के रूप में जानते हैं जिसपे 2 लिंग होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है, फूल के नर प्रजनन भाग को, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। यह भी आपको ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब आप यहां से लगा सकते थे, बी आप यहां से अपना सही जवाब लगा सकते थे कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और फूल के मादा प्रजनन भाग को कहते हैं क्या, स्त्री केसर कहते हैं या अंडप कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न और आपको दिखाता हूं। परागण, पोलिनेशन, खालिस्तान है। परागण क्या है, देखो ऑप्शन के अनुसार हमें यहां से बताना था कि स्टिग्मा से परागकोश तक नहीं, परागकोश से जाते हैं कहां, वर्तिकाग्र तक। वर्तिकाग्र को कहते हैं क्या, स्टिग्मा कहते हैं। तो गलत जवाब होता। वर्तिकाग्र से परागकोश तक थोड़ी ना आते हैं। तो ऐसे कह रखा है पौधे में परागण उत्पन्न करना, नहीं ये भी नहीं है। अगला सी आपके पास यहाँ ऑप्शन है, परागकोश से स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, परागकोश से स्टिग्मा तक परागण का संचार। बिल्कुल सही, सनातन सत्य कथन लिखा हुआ है सी में कि परागण का परागकोश से स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं क्या, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इस प्रकार अपना सही जवाब होता है यहाँ क्या, सी अपना यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी फूल है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि द्विलिंगी का उदाहरण होता है कौन, सरसों। सही जवाब होता कौन, सरसों। यहां से अपना सही जवाब होता। थ्योरी की क्लासों में यदि आपने सभी बातों को सुना है,
सभी पार्टों में यदि मेरे साथ कंटिन्यू यदि बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत ही इजी लग पा रहे होंगे और इन क्वेश्चन का भी आप यहाँ से सही जवाब फटाक फटाक से बता पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा उभयलिंगी है, सरसों उभयलिंगी है, जबकि तरबूज, पपीता और जो खीरा होता है वो एकलिंगी के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ से आपको सेंस लगा के यहाँ से सही जवाब बताना था। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? पुष्प जो होता है इस पुष्प के सेंटर में कौन स्थित होता है, मतलब चौथा चक्कर, चौथे चक्कर के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि चौथे चक्कर पे कौन स्थित होता है। तो यहाँ पेटल लिखा हुआ है, सेपल लिखा हुआ है, कार्पल लिखा है, पुमंग, पुमंग क्या कहते हैं, पुंकेसर को कहते हैं, ये तो तीसरे चक्कर पे होता है। किस स्थिति पे? तीसरे चक्कर पे लिखा हुआ है। कार्पल, ये कार्पल तो कहते हैं किसको, बाह्य दलपुंज को कहते हैं, जो 1 नंबर पे स्थित होता है। दूसरा लिखा है किसको, सेपल लिखा है, किसको, ओ सॉरी, यहां से जो कार्पल जो है, यहां आओ, पेटल एक आता है आपके पास, सेपल, ये जो पेटल ये जो सेपल है इसमें देखें आप, ये देखो कार्पल, ये जो कार्पल है इस कार्पल को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? स्त्री केसर कह रहे थे, स्त्री केसर, या इसे हम क्या कह रहे थे, कार्पल या अंडप कह रहे थे। ये कौन से स्थित, चौथे नंबर पे स्थित होता है। कौन से नंबर पे स्थित होता है? चौथे नंबर पे स्थित होता है। तो वही बात आपको यहां से बतानी थी कि पुष्प के मध्य में यानी कि चौथे चक्कर पे कौन विन्यासित रहता है, कार्पल विन्यासित रहता है। मतलब स्त्री केसर को ही हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। इनमें से भी आप यदि सेपल और पेटल में भी यदि आप बताओ ना कि सेपल और पेटल जो होता है इनमें कौन आएगा। सेपल, सेपल तो कहते हैं किसको, बाह्य दल को कहते हैं, बाह्य जो दलपुंज होता है जो 1 नंबर पे स्थित होता है, सेपल। पेटल जो होता है, पेटल होता है किसे कहते हैं, दलपुंज या दल को कहते हैं, जो 2 नंबर पे विन्यासित रहता है। तो चौथे नंबर के बारे में पूछा गया था तो कार्पल हम यहाँ से अपना सही जवाब बता सकते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और देखते हैं। पुष्प के स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर, अभी हम चित्र बनाकर भी कुछ ऐसा देख रहे थे कि आपके पास स्त्री केसर का सबसे ऊपर की तरफ ये जो भाग होता है इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है क्या? वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। सही जवाब आप बता सकते थे अपना, क्या डी अपना सही जवाब यहाँ से लगा सकते थे। देखो मैं आपको पीडीएफ में से कुछ क्वेश्चन यहाँ से दिखा रहा हूँ, बाकी प्रश्नों पर आप अपनी प्रैक्टिस करें जिससे कि टॉपिक आपके लिए और बेहतर बन सकेगा। कि आप एग्जाम में बैठे रहते हैं तो आपको फीलिंग किस प्रकार से आती है, तब मैंने तो आपको यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ से करवा रहा हूँ। देखो ये रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है, जेई की एग्जाम में, बाकी प्रश्न भी आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगे, उन प्रश्नों पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें। चलिए अगला प्रश्न है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? स्थानांतरण को कहते हैं क्या? परागण कहते हैं। बिल्कुल ही लल्लू प्रश्न है, यदि आपने थ्योरी की क्लासों में यदि बैठे थे ना तो बिल्कुल इजी प्रश्न है ये, कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, मतलब परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी आपको कुछ इसी प्रकार का है। देखो ओर्निथोफिली परागण होता है। ओर्निथोफिली प्रकार का परागण किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया था कि पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ओर्निथोफिली कहते हैं। अगला है प्रश्न, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं क्या? चिरेप्ट्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरेप्ट्रोफिली कहते हैं। हवा के द्वारा होने वाला उसको कहते हैं एनिमोफिली। कीटों के द्वारा होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। पक्षियों के द्वारा होता है उसे ओर्निथोफिली कहते हैं। ऐसा हमने थ्योरी की क्लास में पीछे देखा ही है। यदि क्लास में मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आप यहाँ से जान पाए होंगे कि एनिमोफिली क्या होता है, चिरेप्ट्रोफिली क्या होता है, ओर्निथोफिली क्या होता है, एंटोमोफिली क्या होता है। ऐसी आज के टॉपिक में हम सभी बातों को बहुत ही सरल स्वभाव में यहाँ से जाना है। यदि आपने मेरे साथ टॉपिक में अंत तक यहाँ से सफर किया है तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक से जुड़ी हुई सभी बातों को आपको समझा पाया होगा। और हमने जो पुष्प जो उठाया था, पादप जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो पुष्प जो भाग था, उस पुष्प भाग को हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई गई है, वहां से आप इस टॉपिक से रिलेटिव एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर आप वहां से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।